हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के पार्ट्स पढ़ाए थे कि एम लक्ष्मीकांत ने अपनी पॉलिटी और भारत की राज्य व्यवस्था को 11 भागों में बांटा है। 11 भाग कौन कौन से थे? संवैधानिक ढांचा था, और दूसरा सरकार की प्रणाली थी, तीसरा केंद्र सरकार था, चौथा राज्य सरकार था, पांचवा स्थानीय सरकार था, छठा था केंद्र शासित प्रदेश एवं उसके क्षेत्र, और सातवां था आपका संवैधानिक निकाय, आठवां था अन्य गैर संवैधानिक निकाय, और नवा था अपना गैर संवैधानिक आयाम, और 10वां था राजनीतिक गतिशीलता, और 11वां था संविधान की कार्यप्रणाली। संविधान की कार्यप्रणाली, तो ये सभी माइंड मैप हमने आपको करवा दिए थे। तथा संविधान का जो ढांचा था, संवैधानिक ढांचा, तो संवैधानिक ढांचा में हमने बताया था 11 लेसन है। 11 लेसन में पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा है संविधान का निर्माण, तीसरा है संविधान की विशेषताएं, चौथा है संविधान की विशेषताएं, 14 है संविधान की प्रस्तावना, और पांचवा है आपका संविधान की नागरिकता, मतलब संविधान में जो नागरिकता का वर्णन है, फिर छठा है मूल अधिकार, सातवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आठवां है अपन मौलिक कर्तव्य, आठवां है मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद में आठवें के बाद में फिर हमारा नवा पढ़ेंगे संवैधानिक ढांचा, नवा पढ़ेंगे संवैधानिक ढांचा। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया था कि संवैधानिक ढांचा का जो 9 पूरे 11 लेसन थे उन पर चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा करेंगे कि संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उस पर क्या था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्याय 1 से स्टार्ट है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने ऐतिहासिक, हमारा संविधान का इतिहास क्या है, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय में क्या दिया गया है कि परिचय में हमने 4 पॉइंट लिए हैं, और फिर उसके बाद में 73वां संविधान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है। तो हम लोग पहले परिचय पढ़ लेते हैं। क्या था कि पहले हमारे यहाँ इंग्लैंड का शासन चल रहा था। इंग्लैंड ने क्या किया था, इंग्लैंड जब आए थे इंग्लैंड वासी हमारे यहाँ, तो धीरे धीरे करके पहले व्यापार किया, और व्यापार से फिर राजस्व छीना, राजस्व हड़प नीति अपनाई, फिर पूरे भारत में शासन करने लगे। तो उसी में क्या आ गया था कि इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंधन, इंग्लैंड में कंपनी कैसे चलती थी, तो इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंधन संचालक समिति द्वारा किया जाता था। इंग्लैंड में कंपनी का जो प्रबंधन था संचालक समिति द्वारा किया जाता था। इंग्लैंड की कंपनी भारत में आई और राज कर रहा है। इसका विशेष कारण था कि वहां की सरकार द्वारा कंपनी पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या था कि इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। मतलब कहने का तात्पर्य, जिनके पास 500 पाउंड होता था, 500 पाउंड होता था, वही कम से कम 500 पाउंड वही हिस्सेदार द्वारा किया जाता था। किसका? संचालकों का चुनाव। संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। फिर कह रहा है इंग्लैंड की संसद कंपनी के मानकों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती थी। एक विशेष पॉइंट ये है कि इंग्लैंड की कंपनी ने भारत पर शासन कर लिया, इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया। इसका विशेष कारण था कि इंग्लैंड की संसद कंपनी के मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती थी, कंपनी के मामलों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती थी। और फिर उसके बाद में हमारे भारत में चेंजमेंट कहां से आया? यहां से आया 1765 से। 1765 में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद में कंपनी के कर्मचारी जो है भारत में धनी बनकर इंग्लैंड लौटने लगे तथा वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। भारत से धनी होकर जाते थे और इंग्लैंड में दादागिरी करते थे, और इंग्लैंड में जाकर के धनी बनते थे और वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करते थे, यहां से धन कमा करके। फिर क्या हुआ? उसके बाद में जब ये दादागिरी करने लगे तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए जब ये लोग कर्मचारी वहां के बहुत ज्यादा स्वयं धन कमाने लगे, वहां की राजनीति में, इंग्लैंड की राजनीति में जाकर के हस्तक्षेप करने लगे, तो क्या किया कि कंपनी ने क्या किया कि वहां की एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ ही रेगुलेट करना, किसको? कंपनी को।
क्या किया कि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था पहला बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। फिर क्या किया उस रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और मुंबई गवर्नर बंगाल के अधीन कर दिए गए। क्या है तो मद्रास और मुंबई गवर्नर बंगाल के अधीन कर दिए। उस समय बंगाल में प्रेसिडेंसी थी। तो उसके बाद में क्या किया 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। हमारे भारत में जो इस समय उच्चतम न्यायालय केवल सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही हाई कोर्ट पहले था। तो हाई कोर्ट जैसे आज है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट है और कई राज्यों का, 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट है, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक हाई कोर्ट है इस समय वर्तमान में। तो कहने का तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय मतलब जो आज सुप्रीम कोर्ट है उस समय पहले स्थापित किया गया था 1774 में। कंपनी का निजी व्यापार, रिश्वत लेना, बंद अधिकारियों का क्या किया कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी का निजी व्यापार चालू हुआ। फिर क्या किया, निजी हुआ और रिश्वत लेना बंद हो गया। किनका? अधिकारियों का। अधिकारी लोग रिश्वत नहीं ले पा रहे थे, फिर बंद कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कैसे हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नियंत्रण हो गया। फिर आया एक अधिनियम आया 1781 का, 1781 का संशोधन अधिनियम आया। तो संशोधन अधिनियम में क्या आया? इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें इस 1781 का संशोधन अधिनियम आया कहां से? इंग्लैंड से भारत पर आया। तो उसने क्या किया कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या किया गया कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लिए भी विधि मतलब नियम कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब ये इसमें 1781 संशोधन अधिनियम जो आया था उसमें उच्चतम न्यायालय से कहा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा उसके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जाएगा, कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी कानून निर्माण क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी आदेश दिया गया। इसी 1781 अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया कि इस कानून का निर्माण तथा क्रियान्वयन करते समय जब इस कानून का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उस समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान दिया जाएगा, ऐसा आदेश में आया। फिर आया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया और इसने क्या किया, 1781 में जो एक्ट था, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया। क्या किया गया? राजनैतिक, वाणिज्यिक और कार्य अलग। क्या हुआ कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1781 में जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट कर लिया गया। किसके रूप में? राजनैतिक कार्य में और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 2 कारणों से महत्वपूर्ण था ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। इस कारण से पहले बात, कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र कहा गया। कंपनी के अधीन क्षेत्र वाले को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया। और दूसरा, सरकार का कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण। दूसरा क्या था? सरकार का कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण हो गया। फिर पिट्स 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है कि राजनैतिक कार्यों पर भी आया। कैसा आया कि एक बोर्ड बनाया गया, एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो कर रहा था नागरिक, सैन्य और राजस्व की। नियंत्रण बोर्ड पूरा राजनैतिक कार्य देख रहा था, किस पर? नागरिकों पर, सैन्य पर और राजस्व पर। फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वाणिज्यिक कार्य भी देख रहा था।
वाणिज्यिक कार्यों पर भी आया। क्या किया? निर्देशक मंडल बने। क्या बनाया गया? निर्देशक मंडल बनाया गया। कब? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक कार्य के लिए। फिर उसके बाद में क्या किया गया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर का मतलब होता है यथास्थिति रोक देना। वीटो पावर का मतलब होता है किसी कानून पर रोक लगा देना। वीटो पावर का मतलब होता है कि रोक देना, किसी कानून बन करके अगर संविधान ने लागू किया तो उस पर यथावत रोक लगा दी जाए। तो इस प्रकार से हमने ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट करवाया। अब नेक्स्ट पार्ट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्याय 1 का अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।